कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी क्रैश कोर्स की डे 64 मतलब जो क्लास है वो आएगी और इसमें हम लोग देखेंगे। देखो कई बच्चों को ये संशय है, ये दिमाग में उनके ये चल रहा कि जो क्रैश कोर्स है सर मतलब पढ़ा रहे हैं क्या वो यूकेपीएससी में भी इक्वली मतलब यूजफुल होगा। बिल्कुल यूजफुल होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जीएस वाला पैटर्न में आपका चेंज आएगा। यूकेपीएससी जो पूछता है वो जीएस विशुद्ध वाली जीएस पूछता है, मतलब प्योर जीएस पूछता है, जो है तो है वाला। ऐसा नहीं कि मजाक मजूक टाइप के क्वेश्चन पूछेगा जीएस में, वो बहुत सही जीएस पूछता है, ये ध्यान रखना। तो आप लोगों का अपने स्तर पे क्या तैयार करना है, ल्यूसेंट और ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना बस। किसी भी केस में ल्यूसेंट प्लस ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयार करके फिट करके रख लेना, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। क्रैश कोर्स में हम लोग एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। और होगा क्या, जैसे अभी 64 क्लास आई है, जो स्टडी विथ योगेश 2.0 वाला चैनल है वो नवंबर से एक्टिव होगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तब तक आपके एग्जाम की डेट भी पता चल जाएगी। जैसे सपोज दिसंबर से एग्जाम होंगे, बाई चांस ऐसा कह दिया कि 25 दिसंबर से एग्जाम होंगे या 10 जनवरी से एग्जाम होंगे, तो लगभग 2-2.5 महीने के आसपास से जब हमें पता चल जाएगा कि एग्जाम शुरू हो चुके हैं, ये कैलेंडर आ चुका है, तो नवंबर से मैं उसको एक्टिव कर दूंगा। बाई चांस किसी केस में अगर उससे पहले एग्जाम की डेट आ जाती है तो तब तक मेरा जैसे ही क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा, कहने का मतलब है स्टडी विथ योगेश 2.0 तब एक्टिव होगा जब आपका क्रैश कोर्स एंड हो जाएगा, ठीक है। वहां आधी चीजें कवर की हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हैं वो कवर करके जाने पड़ेंगे। मतलब ये है कि यूकेपीएससी में प्योरली हमें टॉपिक्स जो दिया है सिलेबस में वो तैयार करके जाना पड़ेगा। जैसे मानवाधिकार आयोग दे रखा है, लास्ट में देखना आपने मानवाधिकार, या जो आपका ये विश्व में जो परमाणु हथियार वगैरह उसके लिए जो मतलब निशस्त्रीकरण के लिए जो वो सिस्टम चलता है वो टॉपिक दिया है। तो इस टाइप के जो टॉपिक दिए इनको हमें तैयार करके जाना होगा, ठीक है। तो देखते हैं डे 64 में हम लोग क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी चल रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन लिखो, मानसून किस भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है। ध्यान रखना बच्चों, ये मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अरबी भाषा का क्या है, अपने आप में शब्द है। सेकंड लिख लो, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। लिखो विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार ये है बच्चों तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। तिब्बत ऑब्लिक पामीर एक ही चीज है, ठीक है। विश्व की छत भी कहते हैं इसको, रूफ ऑफ वर्ल्ड। पामीर का पठार, ये आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, यूकेपीएससी भी पूछता है इसको, ठीक है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून से वर्षा। तो लौटते हुए मानसून का मतलब जैसे नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, उत्तरी भारत के इलाके जैसे आपका उत्तराखंड का इलाका है, दिल्ली वगैरह है, कुछ इस इलाके राजस्थान वगैरह के हैं, वेस्ट बंगाल वगैरह के हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। यहाँ जब मानसून आता है यानी भारत में केरला के तट से आने के बाद जो भारत में वर्षा होती है वो आते हुए मानसून की होती है। जब मानसून वापस जाने लगता है, लौटता है, यानी अब देखना सितंबर जो ये महीना है, सितंबर अक्टूबर या नवंबर के आसपास जो बारिश होती है वो दक्षिणी भारत के इलाकों में होती है, वो भी पूर्वी तट पे। जैसे साउथ इंडिया आप लोगों ने ये देखा होगा, इसका जो ये ईस्टर्न पोर्शन है इस वाले भाग में, लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन भागों में किससे वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो आजकल देखना आप धीरे धीरे आप लोग अखबारों में पढ़ोगे, चेन्नई में बाढ़ आ गई, दक्षिण भारत में बरसात से ये हाल वो हाल, रोडें भर गई, ऐसा वैसा आते रहता है। तो कहने का मतलब आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, यानी ये जो राज्य हैं भारत के, दक्षिण भारत के राज्य, इन भागों में जो है लौटते हुए मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहता है, ठीक है। अगला लिखो, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है। ये विश्व का भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। लिखो भारत में या विश्व में सर्वाधिक वर्षा जहां पे मेजर की जाती है वो है मानसीनराम में, ठीक है। कहां पर होती है सबसे ज्यादा वर्षा, मानसीनराम मेघालय में पड़ता है, ठीक है। लिखो मानसीनराम, और ये कहां पर पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। मेघालय में ये सर्वाधिक क्या होती है, अपने आप में वर्षा होती है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखना एक क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, भारत में जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं। देखो वनों के अलग अलग प्रकार होते हैं, उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, ठीक है, कटिबंधीय
वर्षा वन, यानी जहां पर वर्षा, जो उन वनों के पनपने के लिए मुख्य कॉज है वो ये है रेन। ठीक है, तो भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ऐसे लिखो, पाए जाते हैं। यानी किन भागों में भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ये सदाबहार वन भी कहलाते हैं। ठीक है, यानी वर्ष भर लगभग हरे भरे रहते हैं, ये बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, बहुत हरियाली होती है, बहुत डेंस होते हैं, और ये ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में इनको बारिश मिलती है, यानी वर्षा मिलती है। और ये जो भारत के भाग हैं ये है बच्चों, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और वेस्टर्न घाट का जो इलाका है। ठीक है, तो लिखो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य मतलब जैसे आपने सुना होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, जो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। ठीक है, देखना आप वेस्ट बंगाल के पल्ले साइड को ईस्ट में, और इसके अलावा पश्चिमी घाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पश्चिमी घाट आदि, इन भागों में जो है बच्चों भारत में क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छी खासी मात्रा में इनको क्या मिलती है, वर्षा मिलती है। अगला लिखो, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। लिखो, भारत में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, भारत में अधिकांश वन पाए जाते हैं, वन। ठीक है, यानी किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में सर्वाधिक मात्रा में, उनका नाम है अपने आप में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। यानी वो क्या करते हैं, एक निश्चित टाइम पे अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, उष्ण मतलब गर्म। ठीक है, कटिबंधीय पतझड़ वन, पतझड़ मतलब हुआ बच्चों जिस समय बरसात नहीं होती है वो अपने पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, पतझड़ हो जाते हैं। ठीक है, वो पत्तों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वन होते हैं, और इन्हीं वनों को क्या बोला जाता है, दूसरा मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखो मानसूनी। और यूकेपीएससी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है फिर वो, कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, इनमें से किन वनों का नाम मानसूनी वन भी है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस भाग में पाए जाते हैं, इनको सदाबहार वन भी लिख देना। ठीक है, वर्षा वन के ब्रैकेट में लिख देना सदाबहार वन। तो भारत में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बच्चों मानसूनी वन, और मानसूनी वन को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी इनका नाम है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ से वो पूछता है, वो ये इन वनों के नाम पूछता है कि कौन से क्या है। ठीक है, लिखो, ऐसे लिखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या इसी को वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार ब्रैकेट में वर्षा वन। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, इसमें से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है। और हिंदी का एक चीज ध्यान रखना आप, ठीक है, जो हिंदी मैंने आपको पढ़ाई है वो आपके लिए पर्याप्त रहेगी अब। ठीक है, यूकेपीएससी जो पूछता है वो पर्याप्त उतना ही पूछेगा, और जो क्रैश कोर्स के अंदर मैंने हिंदी साहित्य आपको स्टार्टिंग के क्लासों में कराई होगी वो भी आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा आपको इधर देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सफिशियंट है। ठीक है, देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों के नाम पूछता है कि कौन कौन से इसमें आते हैं। तो एनसीईआरटी के आधार पे मैं आपको लिखा देता हूं, ये लिखो, एक लिखो रोजवुड, एक लिखो महोगनी, रोजवुड, महोगनी, इसके अलावा आबनूस आदि। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं अपने आप में आबनूस। ठीक है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। अब आपका होमवर्क में क्या काम होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों के कुछ नाम लिख लेना आप लोग। ठीक है, अपना गूगल करना और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के एग्जाम्पल देखना, इसमें 2-3 खुद से अपना क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों एक आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, लिखो, वो पूरा नहीं लिखाऊंगा मैं। ठीक है, आप लोग खुद ही समझ जाना, पतझड़ वन पूरा लिख लेना आप लोग, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से, पीपल है, नीम है, शीशम है, सागौन है। पीपल, नीम, सागौन, ये कहीं ना कहीं मैच करने के लिए पूछते हैं। और एक इसके इसी में लिख दो शीशम और साल। ठीक है, शीशम और साल आदि, ये कौन से वन हो गए अपने आप में, पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के एग्जाम्पल पूछता है। इसके बाद आता है बच्चों कटीली झाड़ियां, इससे जो छोटी होती हैं। ठीक है, कंटीली झाड़ियां,
कटीली झाड़ियों के अंदर कौन कौन से वन आते हैं, मतलब किस प्रकार के, खैर, बबूल, कैक्टस, कीकर। ठीक है, खैर, बबूल, कैक्टस, कीकर आदि, कीकर आदि। ठीक है, ये जो वन होते हैं मतलब कटीली झाड़ियां होती है। और लास्ट आता है बच्चों पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, लास्ट लिखोगे पर्वतीय वनस्पति। और जब मैच करने को आएगा सारे के सारे क्वेश्चन यहां से सही हो जाने चाहिए, ध्यान रखना है इस चीज को। और इसके अंदर आता है पाइन और देवदार और चीड़। ठीक है, लिखो पाइन, देवदार व चीड़ आदि। ये जो वन है आपके, ये किसके अंदर आएंगे, पर्वतीय वनस्पति के अंदर आएंगे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के एग्जांपल पूछे, पतझड़ वन के पूछे, कटीली झाड़ियों के पूछे या पर्वतीय वनस्पति के पूछे, सारे के सारे आपके यहाँ से क्या हो जाने चाहिए, अब सही होने चाहिए। ठीक है, अगला लिखना है आपको यहाँ से क्वेश्चन, पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी किस किस को अलग करती है। लिखो पाक जलसंधि, पाक स्ट्रीट, पाक जलसंधि अलग करती है। जलसंधि एक ऐसा भाग होता है जो क्या करता है, दो स्थल खंडों को अलग करता है, इंडिया प्लस श्रीलंका। लिखो यानी पाक जलसंधि किस किस को अलग करती है, भारत व श्रीलंका। और यहीं पे लिखो मन्नार की खाड़ी भी, मन्नार की खाड़ी भी, यानी मन्नार की खाड़ी भी किस किस को अलग करती है पूछेगा, तो भारत व श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। सबसे लंबी तटरेखा कोस्टल। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा ये बच्चों गुजरात की। जो ये तट से लगा है समुद्र का इलाके, वो किलोमीटर में सबसे ज्यादा तटरेखा किस राज्य की, भारत में, गुजरात की। और यहीं पे क्वेश्चन आता है कोलाबा पॉइंट किस कहां पर स्थित है, मुंबई में। लिखो कोलाबा पॉइंट, जैसे इंदिरा पॉइंट, ये पॉइंट पढ़ा है ना आपने, कोलाबा पॉइंट कहां पर है, मुंबई में अवस्थित है। ठीक है, कोलाबा पॉइंट किस जगह पर है अगर आपसे पूछता है, मुंबई में अवस्थित है। अब देखना एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपका यूकेपीएससी का कैलेंडर जारी हो जाएगा, हम लोग प्रैक्टिस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, हम कुछ ही नहीं पढ़ेंगे उसके बाद, ओनली प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट से देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग उसके बाद कर पाते हो। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट कराने का बच्चों लिखित में वैसे तो हो नहीं पाएगा कि 100 नंबर का क्वेश्चन दूं, आगे आके 100 क्वेश्चन बोल दूंगा, 20 हिंदी के, 20 किसके, 40 में से जो मिक्स होगा आपका जो आपका जीएस वगैरह का या सब कुछ होगा, 40 उत्तराखंड के, ऐसे ही प्रैक्टिस हो पाएगी। इसके अलावा रिटर्न फॉर्म पे नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, खुद आप लोग वीडियो सुन लेना। इसके बाद देखो, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक स्थान कहाँ पर है। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक स्थान, यानी भारत में जंगली गधा जो पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, या एनवायरमेंट का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, प्राकृतिक स्थान ये है बच्चों कच्छ का रण, यानी जो गुजरात है, गुजरात में जो कच्छ आपने देखा होगा, कच्छ के रण में, वहां पर। ठीक है, लिखो कच्छ के रण में, कच्छ का रण। ठीक है, यहां पर क्या पाया जाता है, भारत में पर्याप्त मात्रा में जंगली गधे पाए जाते हैं। अगला लिखो, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अगले, ठीक है, लिखो वन्यजीव सप्ताह ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहला सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह क्या मनाया जाता है, वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कितने भारत के कितने राज्य की तटरेखा से लगे हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं, 9 राज्य किससे लगे हैं, भारत के तटरेखा से लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, भारत में सबसे ऊंचा दर्रा, ऊंचा मतलब जो सबसे ज्यादा हाइट पे अवस्थित है। ठीक है, यह बच्चों काराकोरम दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, काराकोरम दर्रा सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित क्या है, दर्रा है। एक क्वेश्चन लिखो, बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा, दर्रा मतलब पास। ठीक है, दो अपने आप में जो पर्वतों के बीच का एक पास होता है। श्रीनगर व गिलगित को, मैप में अगर देखोगे आप लोग, श्रीनगर को गिलगित से, गिलगित सुना होगा आपने, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है कौन सा, बुर्जिल दर्रा। और अंतिम क्वेश्चन लिखो जीएस का, रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है, हिमाचल में।
रोहतांग दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब लास्ट टाइम मैंने जब लास्ट क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाई थी, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था बच्चों को, विश्व की सबसे लंबी नदी में। देखो बच्चों, अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? अमेजन है। जबकि वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो नील नदी है, या कि नाइल नदी उसको बोला जाता है। ठीक है, हम तो हिंदी में नील बोलते हैं, एक्चुअल में नाइल बोला जाता है उसको इंग्लिश में। तो नाइल नदी या नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी, ये बात सच है। लेकिन अगर अफवाह क्षेत्र में देखोगे, जो अपना वो अफवाह है उसका, उसके आधार पर सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अपने तरीके से पूछता है वो कि अफवाह में कौन सी है, वैसे कौन सी है। अगला जो आता है आपके आत्मा की तृप्ति के लिए, उत्तराखंड का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, सेम नागराज मंदिर किस मतलब उसको है? सेम मुखेम मंदिर, मुखेम मंदिर। ठीक है, ये जो बच्चों ये मंदिर है नागराज को समर्पित है, यानी नागराज मतलब है यानी जो सांप होते हैं। ठीक है, शिव नागराज। और ये है कहाँ पर? सेम मुखेम मंदिर किस जनपद में है? टिहरी जनपद में। लिखो किस जनपद में पड़ता है हिस्सा? टिहरी के जनपद में पड़ता है। उत्तराखंड का क्वेश्चन शुरू हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पाप विनाशक किसको बताया गया है? महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि, शिरोमणि मतलब सबसे ऊपर। ठीक है, महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समस्त तीर्थों का शिरोमणि व क्या बताया गया? कहा मैंने, महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि, तीर्थों का शिरोमणि सिर पे धारण करने वाला, सिर पे मणि जो धारण होती है। ठीक है, वह समस्त पापों का विनाशक, वह समस्त पाप का विनाशक किसको कहा गया है? ये कहा गया बच्चों देवप्रयाग को। किसको कहा गया है? देवप्रयाग। ठीक है, और देवप्रयाग कहाँ पर अवस्थित है? ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप समझ लेना, क्वेश्चन बहुत हल्के हल्के आएंगे उत्तराखंड से, बहुत टफ हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले, बेसिक आपका तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तांबा खानी सुरंग कहाँ पर अवस्थित है? तांबा खानी सुरंग ये है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रथी देवता का मंदिर किस जनपद में है? रथी देवता का मंदिर कहां पर है? टिहरी जनपद में। रथी देवता का मंदिर किस जगह पर अवस्थित है? टिहरी में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, माघ मेला, प्रसिद्ध माघ मेला कहां पर लगता है? ये बहुत फेमस है यूकेपीएससी के लिए। प्रसिद्ध माघ मेला लगता है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, प्रसिद्ध माघ मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में, प्रतिवर्ष 14 जनवरी को। ठीक है, 14th ऑफ जैन को लगता है। कब लगता है? 14 जनवरी को लगता है। माघ मेला कहाँ पर लगता है? उत्तरकाशी में। अगला लिखना है आपको, हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। हिमालय नक्षत्र वेधशाला, हिमालय नक्षत्र वेधशाला ये है कहां पर? देवप्रयाग में। और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, इसकी स्थापना की गई थी हिमालय नक्षत्र वेधशाला की। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? चक्रधर जोशी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? चक्रधर जोशी, चक्रधर जोशी जी के द्वारा किसकी स्थापना की थी? हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पर आपने लिखना है, कंडक मेला व नागराज देवता मेला कहां पर लगता है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंडक मेला प्लस नागराज देवता का मेला, मेला ये लगता है उत्तरकाशी में। कहां पर लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रहना चाहिए? ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अगला लिखे आपको, सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल जी ने की थी। ठीक है, लिखो सेमियर नाट्य अकादमी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भवानी दत्त उनियाल। सेमियर नाट्य अकादमी। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूंगा दिख जाएगा आपको? हाँ दिख जाएगा, इतने में चलो इधर लिख देता हूँ, चलो मिटाई देता हूँ उसको। सेमियर नाट्य अकादमी की स्थापना, सेमियर नाट्य अकादमी की स्थापना 1917 में। ठीक है, 1917 में हुई थी सेमियर नाट्य अकादमी की स्थापना। सेमियर नाट्य अकादमी, सेमियर नाट्य अकादमी की स्थापना, नाट्य क्लब लिखो, नाट्य क्लब की स्थापना लिख दो,
सैमिया नाट्य क्लब, ये हुआ था 1917 मैंने 1917 में इसकी स्थापना की थी भवानी दत्त उनियाल जी के द्वारा टिहरी में। भवानी दत्त उनियाल जी के द्वारा इसकी स्थापना की थी, टिहरी में की गई थी। ठीक है, भवानी दत्त उनियाल जी के द्वारा कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? टिहरी में। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको यहीं पर, लोसर मेला संबंधित है जाड़ भोटियों से। लोसर मेला, भोटियों की भी अलग अलग प्रजाति होती है ना, उनमें एक जाड़ है उत्तरकाशी में, जाड़ भोटिया लिख दो। ये लोग मनाते हैं अपने आप में कौन सा उत्सव? लोसर मेला मनाते हैं और डुंडा उत्तरकाशी साइड हुए लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी किस जिले में स्थित है? राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी, ये कहाँ पर है? राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी किस जगह पर स्थित है? अपने आप में टिहरी में। ठीक है, टिहरी में इसकी राजीव गांधी साहसिक कुछ इस नाम से आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, बिसु मेला प्रसिद्ध है, कहाँ पर है ये बिसु मेला? बहुत फेमस, उत्तरकाशी में। ठीक है, बिसु मेला बहुत फेमस मेला है बिसु मेला, और ये है कहाँ पे? उत्तरकाशी में। और धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध इसमें होता है विश्वत संक्रांति को। ठीक, उत्तरकाशी। और इसमें ब्रैकेट में लिखो, धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, लिख देना। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर किस शैली का बना है? उत्तरकाशी का बहुत फेमस है, कत्यूरी शैली का। विश्वनाथ मंदिर कौन सी शैली का है? कत्यूरी शैली का। और कहाँ पर है? ये भी बहुत फेमस है, विश्वनाथ मंदिर के बारे में पूछता है, कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में कत्यूरी शैली का अपने आप में मंदिर है। बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई है? अंजनी सैन टिहरी में। श्री भुवनेश्वरी आश्रम ये है बच्चों अंजनी सैन। अंजनी सैन, और अंजनी सैन पड़ता है अपने आप में टिहरी गढ़वाल में। कहाँ पर पड़ता है अंजनी सैन? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और ये भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना जो की गई है, ये भुवनेश्वरी महिला आश्रम लिखो 1977 में स्वामी मनमथन के द्वारा। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कर दो इसको, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना। और ये कब हुई थी? 1977 में, 1977 में। और किसके द्वारा की गई थी अगर पूछता है? स्वामी मनमथन के द्वारा। ठीक है, मंथन के द्वारा, स्वामी मनमथन के द्वारा, स्वामी मनमथन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अंजनी सैन में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना। अगला क्वेश्चन लिखो, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना किसके समय हुई थी? नरेंद्र शाह के समय। लिखो, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक ये हुई थी बच्चों नरेंद्र शाह के समय। नरेंद्र शाह के समय 1920 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। किसके समय हुई थी? नरेंद्र शाह के समय। अगला लिखो, शहीद नागेंद्र सकलानी और भोलू भरदारी विकास मेला कहाँ पर लगता है? शहीद नागेंद्र सकलानी और भोलू भरदारी विकास मेला ये लगता है बच्चों टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, शहीद नागेंद्र सकलानी, शहीद नागेंद्र सकलानी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अपने आप में। शहीद नागेंद्र सकलानी और भोलू भरदारी विकास मेला, भोलू विकास मेला ये अपने आप में लगता है टिहरी गढ़वाल में, यानी किस जनपद में लगता है पूछता है तो टिहरी गढ़वाल में। और वैसे पूछेगा तो नरेंद्र नगर में। कहाँ लगता है? नरेंद्र नगर। और नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में। इसको भी क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, कुट्टी देवी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? कुट्टी देवी यह बच्चों ऐरावत पर्वत उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन लिखो उत्तराखंड का, ओडाथली किसका प्राचीन नाम था? ओडाथली किसका प्राचीन नाम था? नरेंद्र नगर का। ठीक है, यहीं पर लिख दो, इसी को ओडाथली भी बोलते हैं।
ओडाथली किसका प्राचीन नाम था? नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम था। ये क्वेश्चन भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा, वो आता है किस चीज़ का? जो मतलब बचता है करंट अफेयर का, सॉरी करंट रीजनिंग वाला। अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ से, ठीक है, जो करंट अफेयर मैंने सोचा था कि मैं क्रैश कोर्स के अंदर इंक्लूड करूंगा, वो क्रैश कोर्स के अंदर इंक्लूड ना होकर हट के आएगा। 4-5 वीडियो में कवर हो जाएगा, क्योंकि 5-6 वीडियो, एक हफ्ते की लगा लो, 7 वीडियोज़, उसी में उत्तराखंड की और उसी में हम लोग जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। यानी अगर हम इसमें करें फिर वो हौच पौच हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब यूकेपीएससी अगर एग्जाम करा रहा तो इसमें करंट अफेयर डालना बेवकूफ़ी होगी। वो सेपरेट करेंगे तो 8 से 10 नंबर का जो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि यूकेपीएससी पूछेगा, तो हमारा वो सेपरेटली बन जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में अब अगला टॉपिक हम लोग कल से देखेंगे, वो है रक्त संबंध। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। मेन रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आपको एक तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखना, ये कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। ठीक है, पहली चीज़ क्या नोट करना आप अपने उसमें, कहीं पर भी अगर मैंने प्लस लिखा होगा तो वो इंसान फीमेल होगा, मतलब मेल होगा। ठीक है, प्लस लिखा होगा तो इसका मतलब वो मेल है, जबकि अगर मैंने कहीं पे माइनस कर रखा होगा तो इसका मतलब वो क्या है? फीमेल है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, कहीं पे अगर मैंने प्लस किया है तो मेल है, माइनस किया तो फीमेल है। यानी कैसे? इसका मतलब जैसे ये लिखा है मैंने P प्लस किया है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मेल हो गया, और Q माइनस किया है तो क्या हो गया? फीमेल हो गया। ठीक है, पहली चीज़ ये याद रखना कि अगर मैंने कहीं पर ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। ठीक है, फीमेल है मतलब, एक तो यानी कहने का मतलब अगर मैं कहीं पे प्लस का साइन दिखाऊं तो मेल है, माइनस का साइन दिखाऊं तो फीमेल है। यानी कहने का मतलब है टोटली आपको जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए किसकी बात चल रही, मेल की चल रही, फीमेल की चल रही। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन के प्लस और माइनस खुद ही लगाओगे। जब आपसे कहेगा कि राम श्याम का ये है तो आप दोनों में प्लस लगाओगे, और अगर कह दिया तो सीता उसकी ये है तो उसमें प्लस माइनस, जेंडर का आपको पता होना चाहिए कि प्लस कहाँ लगना है, माइनस कहाँ लगना है। यानी मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, कभी मैंने कोई चीज एक ही लाइन में दिखा रखी है, जैसे मैंने ये दिखा दिया P एंड Q, ऐसे दिखा दिया P एंड Q, इसका ये मतलब हुआ कि सेम जनरेशन की बात चल रही है। इसमें जेंडर जो भी है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, या दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, अभी वो नहीं चल रहा। यानी अगर मैंने दोनों को एक ही लाइन में दिखा रखा, ये सेम जनरेशन की बात चल रही है। ठीक है, सेम जनरेशन की बात चल रही है, यानी एक ही पीढ़ी के लोग हैं। कहने का मतलब, एक ही पीढ़ी का मतलब जैसे होता नहीं है, हमारे माता पिता और हम में पीढ़ी का गैप आएगा, वो हमसे एक पीढ़ी पहले के, हम उनके, लेकिन हमारे भाई बहनों में, हमारे दोस्तों में हम एक ही पीढ़ी के हो गए। तो अगर मैं एक ही पीढ़ी के लोगों को दिखाऊंगा तो अगल बगल दिखाऊंगा, राइट और लेफ्ट है। ठीक है, सेम जनरेशन। और तीसरा, अगर मैंने ऊपर नीचे ऐसे कर दिया, P इधर और Q इधर कर दिया, ये जनरेशन का गैप हो गया। ये क्या हो गया? इसका मतलब है अलग जनरेशन होगी। ठीक है, ये अलग जनरेशन होगी, तो ये अलग पीढ़ी के लोग होंगे। कहने का मतलब वो साइन तो आप दिखाओगे, अभी तो कुछ भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, दोनों प्लस भी हो सकता है, अभी छोड़ दो आप लोग, अभी कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये तो जेंडर वाले का कॉन्सेप्ट अलग आएगा। अगर मैंने ऐसे दिखा दिया ऊपर नीचे, यानी वो अलग जनरेशन। यानी अलग जनरेशन का मतलब जैसे ये पिता हैं, ये पुत्र होगा, ये क्या कर दिया मैंने? ऊपर नीचे कर दिया, यानी गैप हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पिता लिख दिया, इसके बगल में माता ही लिखूंगा, क्योंकि इनका जनरेशन सेम होगा, तो इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, दो चीज, तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा कभी भी मैंने समझना, चौथी चीज, अगर कोई चीज मैंने डबल एरो के साथ दिखा दी, यानी P प्लस और Q माइनस ऐसे दिखा दिया, और उसमें यूं कर दिया, ये आगे भी पीछे भी, अभी बताओ सेम जनरेशन के होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया? अगल बगल दिखाया। अगर मैंने डबल एरो के साथ दिखा दिया, इसका मतलब ये है हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, एक पति और पत्नी होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, सेम जनरेशन। और पांचवी चीज, अगर मैंने इसी को ऐसे दिखा दिया, P प्लस और सिंगल लाइन के साथ दिखाया, Q माइनस, कुछ भी दिखा दिया, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं। यहाँ नहीं होंगे दोनों प्लस, हस्बैंड वाइफ दोनों प्लस नहीं हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल तो होगा ना, लेकिन यहाँ चल सकता है दोनों प्लस दोनों माइनस, दोनों एक प्लस एक माइनस। अगर मैंने सिंगल एरो के साथ दिखा रखा तो पहले तो बताओ अगल बगल दिखा रखा तो जनरेशन सेम होगी कि नहीं होगी? सेम होगी। दूसरा, मैंने क्या कर रखा है? सिंगल एरो दिखा रखा है, तो ये सिबलिंग होंगे, या भाई बहन हो सकते हैं, या बहन बहन हो सकते हैं, या दोनों भाई हो सकते हैं, या चाचा ताऊ के लड़के हो सकते हैं। यानी सिबलिंग, एक प्रकार के भाई बहन वाले जो जनरेशन वो होते हैं, भाई भाई वाले, वो सेम लाइन के साथ। और लास्ट चीज मैं क्या कर रहा हूं, जब कभी भी आपको वो पता नहीं चलेगा क्या इसका वो क्या है, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, तो वहां पे आप ऐसे दिखाओगे, जैसे P है
तिरछा दिखाओगे उसको, ये क्यूब हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। यानी आप इसका सीधा सीधा मतलब है, ये जेंडर का तो गैप है, मतलब सॉरी जेंडर का नहीं, जनरेशन का तो गैप है, क्योंकि ऊपर और नीचे दिखा दिया। लेकिन अगर जब आपको उनके जेंडर के बारे में पता न चले तो आप उसको यूं तिरछा दिखाओगे। तो ये 6 कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाओगे तो आपकी रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं कल इसके जैसे क्वेश्चन कराऊंगा नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको जेंडर पता होना चाहिए कि वो प्लस है माइनस है, यानी मेल है फीमेल है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अगल बगल लिखा है तो सेम जनरेशन के होंगे, ऊपर नीचे लिखा है तो जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब ये माता है तो ये पुत्र हो सकता है, ये दादा है तो उसको मतलब आपके पिता हो सकते हैं। और इसके नीचे एक और दिखा दूं मैंने, जैसे ऐसा कर दिया, यहाँ ए लिख दिया, ये बी लिख दिया और यहाँ सी, इसका मतलब ये और भी जनरेशन गैप हो गया। अगर ये इनका बेटा है तो ये इनकी बेटी होगी, यानी कहने का मतलब ये दादा दादी होंगे। अब इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लस माइनस कहाँ लगना वो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, यानी ये अलग जनरेशन की बात होगी। इसके बाद चौथी चीज, अगर मैंने डबल एरो के साथ दिखा रखा तो हस्बैंड वाइफ, सिंगल एरो के साथ अगल बगल दिखा रखा तो सेम जनरेशन भाई बहन यानी सिबलिंग, और अगर मैंने ऐसे तिरछा दिखा दिया तो इसका मतलब है जनरेशन का तो गैप है लेकिन जेंडर यानी ये मेल है फीमेल है ये आपको नहीं पता। जब आपको ये 4-5 कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल जाएंगे तो आप ये रीजनिंग के यहाँ से क्वेश्चन क्या कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये हम इसके क्वेश्चन कल देखेंगे। और ध्यान रखना यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा है तो ये नहीं कि आप हाथ पैर फुला के, कल उतना 2 दिन से लगातार मोटिवेट करने में लगा हूं, अब तो कम से कम माइंड मतलब एक प्रकार से सेट कर लीजिए कि यार हमें चलो उसी के एग्जाम देने हैं, और अपनी तरीके से अपने एफर्ट जो है कंप्लीट तैयार रखिए कि हाँ कल ही एग्जाम हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। एक पॉजिटिव मैसेज आप लोगों के लिए है मेरी ओर से कि बच्चों तैयारी पे जुटे रहे ना, ये समय जाने में समय नहीं लगता और कब पेपर हो जाए आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आपको अपने स्तर से अपनी तैयारी को जारी रखना है, और यूकेपीएससी अगर एग्जाम करा रहा तो होप कीजिए, उम्मीद कीजिए जैसा करके आओगे वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आप लोगों की समझ आ रही होंगी, धीरे धीरे आप लोग उस दिशा में बढ़ रहे होंगे, धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि हाँ आप लोग कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, जारी रखना होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।